Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2024 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर। अगेन डिस्क्लेमर, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी इसको देख लेना, क्योंकि केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, तुम्हारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। और अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर करो तो देख लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करें, लेट्स गो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात हो रही है, कार्बन आयंस दिए। स्क्रैच से शुरू करना है कि कार्बन आयंस के बारे में हमें क्या पता है और हमें कैसे सोचना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें, तो शुरू करें, ठीक है जी। पहला है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल अनायन। ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है इवेंचुअली पूरी इसमें घूमेगा रिंग में, एंड उसके घूमने की वजह से ये रिंग एरोमेटिक बन रही है। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये रिंग एरोमेटिक बन रही है, क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। क्या क्या लॉजिक होता था? साइक्लिक होना चाहिए, है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, राइट। प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर भी है। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आपको लगे कि ये तो मैम कार्बन आयन है, sp3 है, पर देखो रेजोनेंस है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे ना हम, तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, इट इज द हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में ये प्लेनर ही दिखेगा। अब ये प्लेनर है, ये साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो, दो चार, दो छः, छः इलेक्ट्रॉन्स विच इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट वाले केस में कार्बन आयन को अगर मैं देखूं तो यार इसमें कोई रेजोनेंस भी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट वाले केस में भी रेजोनेंस नहीं है। इस वाले केस में अगर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस है। ओ मैम, तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। ध्यान से देखो, अगर यहाँ रेजोनेंस हो गई तो ये स्पीशीज एंटी एरोमेटिक बन रही है बेटा। साइक्लिक है, प्लेनर है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि किसी ना किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर कार्बन डबल बॉन्डेड होगा, ठीक है, किसी ना किसी में तो होगा ही। तो ये एंटी एरोमेटिक कैसे होगा? साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मतलब है कि ये एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल, बिल्कुल ही मतलब बर्बाद, हाईली अनस्टेबल। तो फर्स्ट वाला इज मोस्ट स्टेबल, लास्ट वाला इज लीस्ट स्टेबल, इतना हमें पता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस देखते हैं, या तो आंसर 3 होगा या तो आंसर 1 होगा। अब गेम आती है इन दोनों की, बी और सी में से कौन ज्यादा स्टेबल है। और इन केस ऑफ बी एंड सी, यार एंगल स्ट्रेन का गेम है। बॉन्ड एंगल जहां ज्यादा वहां स्ट्रेन कम, वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बी ज्यादा स्टेबल होगा सी से। और ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे कर देते हैं ना, मिसप्रिंट हो गया। चलिए नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट ए इज। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ वाले कार्बन पे ब्रोमीन है, ठीक है। अल्कोहलिक KOH डाला है, तो हमें लग रहा है एलिमिनेशन ही होगी, है ना, एलिमिनेशन होगी, ठीक। अब मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अल्कोहलिक KOH है, जनरली वो कौन से मैकेनिज्म से जाएगा? E1 E2, कौन सा, कौन से एलिमिनेशन होगा इस केस में? मोर स्टेबल एल्कीन कैसे बनेगी? यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन देखो, या तो ये रहा बीटा हाइड्रोजन, या तो ये रहा बीटा हाइड्रोजन, E2 मैकेनिज्म होगा। मोर स्टेबल एल्कीन, अगर मैंने डबल बॉन्ड यहां लगाया बेटा, अगर मैंने डबल बॉन्ड यहां लगाया तो क्या फर्क पड़ता है? और अगर मैंने डबल बॉन्ड यहां लगाया, एक सेकेंड, तो क्या फर्क पड़ता है? इधर इधर, है ना। ये दो केसेस हैं, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी? ये दो चॉइसेस हैं, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी? इस केस में यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के चांस है, तो ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी, इसका मतलब ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड बिलोंग्स टू द ट्रांजिशन सीरीज विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट निकालना है जिसमें +2 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो,
और वो ट्रांजिशन सीरीज का हो, 3D 4D 5D, ठीक है, इन सीरीज का हो। अब ये सारे जो मुझे दिए हैं ये 3D सीरीज वाले दिए हैं, ये तो मुझे एटॉमिक नंबर से समझ आ रहा है, ठीक है जी। ये कौन भाई साहब है? टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज, ये दिया हुआ है। ये होता है कितना? 3D2, आर्गन 3D2 4s2, ये हो जाएगा बेटा 3D3 4s2, ये हो जाएगा बेटा 3D5 4s1, और ये है बेटा 3D5 4s2। इनमें से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैनेडियम के पास बच्चा, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है। वैनेडियम के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, एस के दोनों उड़ जाएंगे। आंसर था ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर लिथियम, सोडियम, क्लोरीन एंड फ्लोरीन इज। आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। हमें क्या क्या पता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, यही बात हो रही है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, जनरल केस बता रही हूँ, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज घटता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, जिसकी वजह से निकालना आसान होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाती है। ये जनरल बात है। अब मुझे कंपेयर देखो किस किस को करना है, लिथियम, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये बेटा है कौन से? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आराम से सोचना, पी ब्लॉक वाले राइट साइड पे होंगे, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, इनसे तो ज्यादा ही होगी। इनको तो इलेक्ट्रॉन निकालते ही इतनी खुशी मिलने वाली है। ये लिथियम है, ये सोडियम है, इसकी लाइन में ये फ्लोरीन है और इसकी लाइन में ये क्लोरीन है। आराम से करते हैं इस चीज को, आराम से समझते हैं। पहले देखो, तुम्हें क्या लगता है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, लिथियम की लाइन में फ्लोरीन, सोडियम की लाइन में क्लोरीन। तुम्हें क्या लगता है लिथियम और फ्लोरीन में से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन जीत जाएगा लिथियम से, गुड। सोडियम और क्लोरीन में से क्लोरीन की, क्लोरीन जीत जाएगा सोडियम से, वेरी गुड, गुड। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन और क्लोरीन में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है क्योंकि साइज बड़ा होता है, तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा है, एंड क्लोरीन की सोडियम से ज्यादा है, तो मतलब फ्लोरीन की भी सोडियम से ज्यादा होगी। अब फ्लोरीन की लिथियम से ज्यादा ही हमें पता है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा क्लोरीन और लिथियम को, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब लिथियम एस ब्लॉक एलिमेंट, क्लोरीन पी ब्लॉक एलिमेंट, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होएगा, राइट। साइज छोटा हो जाता है, माना डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, पर वो वाला फैक्टर भी तो देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालते ही वो हीलियम बन जाएगा, वो तो खुशी खुशी देने की कोशिश करेगा ही, समझ रहे हो? तो क्लोरीन का जरा सा ही ज्यादा, पर ज्यादा तो होगा लिथियम से, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, लिथियम, सोडियम। और वैसे भी वो तुम्हें उतने डिफिकल्ट ऑप्शंस नहीं देगा। हमें पता है क्लोरीन का सोडियम से ज्यादा है और फ्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा है, तो उसका ऑप्शन ही सिर्फ यही है। तो उसने वो तुम्हें दिया है कि भाई तू इतना लॉजिक लगा दे, ये मैं तेरे को बोनस दे रहा हूँ, ये मैंने दे दिया बोनस, पर तेरा बाकी लॉजिक लग रहा है कि नहीं, और वो हमारा लग गया था, पहुंच गए थे हम आंसर तक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज पिरामिडल शेप। शेप तक आने के लिए स्टेरिक नंबर जानना होता है मुझे, ताकि मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता चले। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए क्या क्या, स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसी स्टेरिक नंबर को लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर करके या लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड करके मैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालूंगी एंड फिर शेप तक पहुंचूंगी। सल्फेट आयन में अगर मैं बात करूं तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सल्फर में? 6, मोनोवेलेंट कोई नहीं जुड़ा है, अनायनिक चार्ज जो है वो ऐड होता है, तो यहाँ जाएगा 4, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे? 4 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड डालू अगर मैं, 4 ऑक्सीजन से तो जुड़ा है ना सेंट्रल एटम, तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो बना रहा है, लोन पेयर 0, यार ये तो टेट्राहेड्रल होगा, पिरामिडल तो नहीं होगा। SO3 2 माइनस में अगर मैं देखूं, हाफ ऑफ
सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, मोनोवेलेंट कोई नहीं जुड़ा है, अनायनिक चार्ज ऐड होता है, कर दिया तो ये आ गया बेटा 4। 4 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ही, तो लोन पेयर आ जाएगा 1, तो सल्फर पे लोन पेयर आ जाएगा। ऑक्सीजन जुड़े हैं, दो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, दो सिंगल से, क्योंकि 2 चार्ज है, इसकी पिरामिडल शेप आ जाएगी। पिरामिडल शेप के लिए आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्लस 1 लोन पेयर वाली कथा होनी चाहिए। आंसर आ गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नंबर ऑफ emitted photo electrons increases with increase in frequency of incident light। ठीक है, आराम से समझते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट जब होती है तो उसकी कुछ एनर्जी होती है एच न्यू, है ना, और हमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कुछ चाहिए होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना क्या फ्रीक्वेंसी से है। क्या हमने कहीं भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे? नहीं, हमने ये पढ़ा है कि यार अगर तू इंसिडेंट रेडिएशन, जो तू मार रहा है रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए ना, तो तेरे को एक फायदा होगा कि जो तेरे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। ये वाला फैक्टर तो तेरा फिक्स्ड है, ये वाला फैक्टर तो फिक्स्ड है। मान ले 2 है, अगर तूने ये वैल्यू 5 ली तो तेरे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 3 हो जाएगी। अगर तूने ये वैल्यू 10 ली तो तेरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 - 2 8। तो जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो तेजी से दौड़ते हैं। लेकिन कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसका लेना देना फ्रीक्वेंसी से नहीं होता है, कहीं भी नहीं था उसका लेना देना। किस चीज से था उसका लेना देना? इंटेंसिटी से, है ना, क्योंकि हमें ये पता है कि एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, एक फोटोन जो है वो एक ही को निकालेगा। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स मारोगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, राइट। अब जितने ज्यादा फोटॉन्स मारोगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जितनी इंटेंसिटी की लाइट उतने ज्यादा फोटॉन्स, जितने ज्यादा फोटॉन्स उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई हमारे लॉजिक से, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ठीक है, तो आंसर या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है, इंसिडेंट लाइट जो आपने मारी उसकी एनर्जी अगर आप बढ़ाओगे तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो आंसर है ऑप्शन 2। लॉजिक समझ आया, रिकॉल हुआ। ठीक है, आगे चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट फॉर्म येलोइश ग्रीन गैस when treated with concentrated H2SO4 and MnO2? MnO2 and concentrated H2SO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करेंगे, खुद रिड्यूस हो सकता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। NaCl को जब MnO2 के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये क्लोरीन गैस निकालेगा, और ये क्लोरीन गैस येलोइश ग्रीन कलर की होती है। Na2S को अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें डालू और मैं बोलूँ नहीं नहीं मैम होएगा ऑक्सीडाइज, तो यार सल्फर बना देगा, सल्फर बना देगा। सल्फर तो येलो पाउडर होएगा, गैस थोड़ी निकलेगी, है ना। और अगर तुम बोलो नहीं नहीं सल्फर डाइऑक्साइड तक ले जाओ चलो, तो मैं बोलूँ चल ठीक है, तूने ज़्यादा ही ऑक्सीडाइज कर दिया, तूने कुछ टेम्परेचर दे दिया, बाद में कुछ कर दिया कि वो और ऑक्सीडाइज हो गया, फिर भी वो येलोइश ग्रीन नहीं है ना। ठीक है, और ये तो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो सकता है, सल्फर अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आंसर 1 आएगा ही आएगा। क्लोरीन गैस येलोइश ग्रीन गैस होती है। ठीक है, द सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 2 ऑक्सो हेक्स 4 आइन ओइक एसिड। ओ भाई साहब पहले बता दो, हेक्स है भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओइक एसिड है तो C डबल बॉन्ड O OH है, ठीक है, लिख दिया मैंने। 1 अगर ये है तो 2 3 4, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसने बोला आइन है, देखो 4 आइन है ना, और 2 पे ऑक्सो है, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड O है। अब बचे हुए बॉन्ड्स बनाते हैं, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जो इनके साथ बना दिया बहुत बढ़िया, वरना हाइड्रोजन जोड़ देंगे।
तो एक बॉन्ड ये कार्बन यहाँ बना रहा है, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे। ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, इससे कोई हाइड्रोजन मत जोड़ना। ये वाला कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई हाइड्रोजन मत जोड़ना। ये वाला कार्बन 1 2, तो इस पे एक हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बन गए अब इसके। ये वाला कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। पड़ोस वाला कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। तो ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को इसमें सिग्मा पाई गिनने। सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी गिनना मत भूलना। CH3 लिख दोगे तो तुम्हें CH नहीं दिखेगा फिर, तो इसलिए मैंने खोल के लिखा है। ये COOH लिख दोगे तो फिर O और H का बॉन्ड नहीं दिखेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, पेपर में जल्दीबाजी में हो जाती हैं, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ जी, 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9, डबल बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा होगा, 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 सिग्मा मिल गए। पाई गिने, पाई गिन लेते हैं। 1 2 2 पाई है, 1 सिग्मा 2 पाई, 3 4 4 पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू टोटल 18। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, उसको सॉर्ट करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr विच इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, जहां पे n की वैल्यू है 4, फोर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है, तो 4h बाई 2 पाई डायरेक्ट आंसर है बेटा, जिसका आंसर है 2h बाई पाई, ऑप्शन 1। देख लो भाई, इतने सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं नीट वालों, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तुम्हारा फायदा ही होएगा इससे, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। थैलेमाइड में KOH डाला और बेंजाइल क्लोराइड डाला, तो P में जो भी P बनेगा उसमें पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। थैलेमाइड पहले क्या होता है, थैलिक एसिड याद है, थैलिक एसिड क्या होता है, ये होता है थैलिक एसिड, भाई याद दिला रही हूँ, ये होता है, अरे यार, थैलिक एसिड। थैलीमाइड, देखो क्या लिखा है, थैलीमाइड, इमाइड है, थैलीमाइड ये बनता है जब अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीट करो। एक्स्ट्रा ही कराती हूँ मैं हमेशा, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। पहले तो अमोनिया डालेंगे तो कभी अमाइड मत बनाना, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया और सिर्फ अमोनिया डाला है, अमाइड नहीं बनेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, दोनों ही जगह बेटा सॉल्ट बनेगा। फिर उस सॉल्ट को हीट करते हैं तो पानी निकलता है और अमाइड बनता है। दोनों का अमाइड बनेगा। फिर उसको जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां अटैक करने लगते हैं और ये अमोनिया निकल जाता है, तो थैलीमाइड बनता है। इंपॉर्टेंट है ये, इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये होता है बेटा थैलीमाइड। बनाया कैसे वो भी सिखा दिया है, कब अमाइड बनेगा, कब सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होगा, सब बताया। तो ये थैलीमाइड बनता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीट पे एक ये प्रोडक्ट बनता है और एक अगर दूसरा ऑप्शन होता है तो साइनाइड बनने लगता है, दोनों प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, पर अभी हम थैलीमाइड की बात कर रहे हैं तो वो कर लेते हैं। हाँ जी, अब वो कह रहा है ये जो थैलीमाइड है, ये जो हमने अभी अभी बनाया है, इसी का रिएक्शन है। वो तो मैं तुम्हें एक बैकड्रॉप दे रही थी कि थैलीमाइड की प्रिपरेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो भैया कहाँ थे हम, इसमें KOH डाला। यार ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, मान रहे हो, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन अगर H+ की फॉर्म में निकला तो ये जो कार बनाए दिमाग खराब, ये जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये रेजोनेंस में यहां से भी स्टेबलाइज हो सकता है एंड ये रेजोनेंस में यहां से भी स्टेबलाइज हो सकता है, इसके पास चॉइस है एंड देयरफॉर ये अच्छे खासा स्टेबल है। तो मतलब वो हाइड्रोजन जो इसके साथ जुड़ा था वो एसिडिक इन नेचर था, वो निकल गया, KOH से ट्रीट किया,
वो निकला n माइनस के प्लस बना। n पे माइनस आ गया, किसी भी चीज पे माइनस आता है तो वो बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको कैसा सिचुएशन मिल रही है। अब इसकी सिचुएशन है कि सामने आ रहा है बेंजाइल क्लोराइड, ये तो यार फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि उसको दिख रहा है कि Cl को निकाल सकता है वो, तो इसको अटैक करेगा, Cl को बोलेगा निकल, निकाल देगा, प्रोडक्ट बनेगा ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। अरे ओ नहीं बन पा रहा है क्या? अब पूछा है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, यही पूछा है ना, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, दोनों अलग क्वेश्चन है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड पूछा है तो बॉन्ड बताने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा तो इलेक्ट्रॉन बताने हैं। जल्दीबाजी में क्वेश्चन नहीं करने का, मैंने पकड़ लिया कि मैं क्या पढ़ रही थी। पाए बॉन्ड गिन के बताने, उसको बता देंगे यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई बॉन्ड्स है, 8। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिक वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, how many orbitals have the following set of quantum numbers? N is equal to 4, the ml equal to 0. Very nice question, looking very good, very nice. क्या है इस क्वेश्चन में? देखो भाई, क्वांटम नंबर्स पे एक मैंने तुम्हें एनालॉजी दी थी, एक तरीका से कहा था कि ऐसे समझोगे तो कभी गलत नहीं होगा। n इज इक्वल टू 4, बिल्डिंग नंबर 4 है ना, उस पे कितने फ्लोर हो सकते हैं? उस पे 4 फ्लोर हो सकते हैं। n इज इक्वल टू 4, बिल्डिंग नंबर 4 में कैन हैव 4 फ्लोर्स विद द वैल्यू क्या? विद द वैल्यू 0 1 2 एंड 3, 4 वैल्यूज है। एल की वैल्यू जो होती है वो फ्लोर बताता है, एल। ml क्या बताता है? हर फ्लोर पे कितने कमरे। ml की वैल्यूज -l टू +l जाती है, विच इज 2l + 1 नंबर ऑफ ml होते हैं। तो 0 अगर फ्लोर है, फ्लोर नंबर 0 पे ml की वैल्यू होगी 0, मतलब एक कमरा, याद है ना, विद वैल्यू 0। अगर L1 है, फ्लोर 1 पे 3 कमरे होते हैं विद द वैल्यूज -1 0 +1, L इज इक्वल टू 2 है तो 5 कमरे होते हैं -2 -1 0 +1 +2, L इज इक्वल टू 3 है तो 7 कमरे होते हैं -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। याद है ये चीज? क्वांटम नंबर्स पूरी वीडियो कराई थी और बोला था एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ये प्रॉमिस है ना। देख लो भैया यूट्यूब पे द केम स्क्वाड पे प्लेलिस्ट में जाके, मजा आ जाएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको कि भाई ओहो हर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अब उसने बोला है n इज इक्वल टू 4 के लिए ml की वैल्यू 0 कितने ऑर्बिटल्स की हो सकती है? 1 2 3 4 कमरे दिख गए मुझे ऐसे, ml की वैल्यू 0 वाले 4 कमरे दिख गए, डायरेक्टली हो गया। कभी नहीं फेल करोगे अगर वो लॉजिक तुम्हें समझ आ गया जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई और टीचर पढ़ाता है वो सेम लॉजिक लगा रहा है तो ये लॉजिक मेरा था, उसने मेरी यूट्यूब वीडियो देखी फिर पढ़ाई, ये पक्की बात है, मैंने सोचा था ये, तो उसको बोल देना ए क्रेडिट। चलो नेक्स्ट, कॉपीराइट नहीं मार सकते ना, पढ़ाई भी चीज़ है तो कोई भी यूज़ कर रहा होगा मुझे क्या पता, पर कसम से मैंने सोचा था, माँ कसम। इसमें अल्कोहलिक केवल जाला एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होके क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोजन जो है ये बेस उसको लेगा, ये निकल जाएगा तो हमारा बन जाएगा एल्कीन। कार्बन जरूर गिनते रहना, वहां गलती होती है, 1 2 3 कार्बन है तो मेरी एल्कीन में भी 3 कार्बन होना चाहिए, जिसका मतलब है मेरी एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बेटा ये है मेरी एल्कीन। इसमें अब मैंने डाला एक जगह BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान H2O2, खराब वाली अल्कोहल बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये बनेगी क्या? अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH,
और यहाँ बनाएगा ये अच्छी वाली अल्कोहल, मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बोकटाइन बना के बढ़िया मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट है। क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन घूम गया। कुछ एक्स एंड वाई के कुछ बॉन्ड्स ऐड करने वाला क्वेश्चन था, या फिर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बता देते हैं। पोजीशन आइसोमर्स, मुझे याद नहीं वो क्वेश्चन कहाँ गया, रुक जाओ मुझे या तो ढूंढने दो कि मैंने वो कहाँ, कौन सा पेज खा गई मैं इसमें जोड़ने के लिए। गिव मी 1 सेकेंड। अरे क्वेश्चन क्या है? अच्छा, बी एंड सी का नाम पूछा है बेटा, व्हाट आर दीज रिस्पेक्टिवली। सो सॉरी, एक्स एंड वाई का नाम पूछा है, व्हाट आर दीज रिस्पेक्टिवली। एक्स इज प्रोपेन 1 ऑल एंड दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, मैं तो और बड़ा क्वेश्चन बना रही थी, मैं कह रही थी इनके बीच में रिलेशन बताने को बोल देगा। तो पोजिशन आइसोमर्स थे, 2 तरह के क्वेश्चन बन गए देखो। नेक्स्ट, calculate the heat for isothermal process if the expansion takes place against an external pressure. हीट Q बताना है, डेल्टा एच से मत कंपेयर करना। आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 है, जिसका मतलब है आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू पूछता तो 0, डेल्टा एच पूछता तो 0। एंथैल्पी चेंज भी 0 एंड इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0। इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, ये 0 है। पर उसने हमसे क्यू पूछा। अब हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, राइट? क्योंकि डेल्टा यू 0 है तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया। अगर मेरे पास डब्ल्यू आ गया तो मेरे पास क्यू आ जाएगा, बहुत बढ़िया। एक्सपेंशन है तो मुझे तो वैसे ही पता है कि वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, और अगर कहीं ऑप्शन में मतलब वर्क डन नेगेटिव है तो Q इज इक्वल टू पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर बेटा गलती से कहीं ऑप्शन में ऐसा होता कि कोई Q की वैल्यू नेगेटिव होती, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं है, बल्कि वो और अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। सजेशन यूज कर लेना बेटा, जो भी अगला पेपर होना है प्लीज, कि अगर वो पॉजिटिव वैल्यूज देता और कुछ नेगेटिव देता तो नेगेटिव वाले तो एज इज कट जाते, फिर पॉजिटिव की गेम शुरू होती। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। भगवान का धन्य है कि तुम्हें चारों वैल्यूज पॉजिटिव दिए, धन्यवाद। आगे बात करते हैं, वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं। वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा है, तो -5 ATM इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, आएगी भी, 4 5 जार होता है 20, तो 200 लीटर ATM आ जाएगा ये वर्क डन। तो Q की वैल्यू हो जाएगी प्लस 200 लीटर ATM, विच इज ऑप्शन 1। पहुंच गए हम वहां तक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। नॉन जीरो, जो सिमेट्रिक नहीं है उसकी नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है। NH3 इज द आंसर। BCl3 को अगर तुम बनाना चाहो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स न्यूमेरिक क्वेश्चन था यार, BCl3 को अगर बनाना चाहो तो ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब जीरो डायपोल मोमेंट। BeH2 बनाना चाहो तो लीनियर सिमेट्रिक। CCl4 टेट्राहेड्रल सिमेट्रिक, और XeF4 स्क्वायर प्लेनर सिमेट्रिक। तो इन सब की डायपोल मोमेंट 0 है। मैम आपको कैसे पता था इनकी शेप्स क्या है? सुनो, कैसे सोचोगे? अब प्रैक्टिस से तो याद हो ही जाता है, पर फिर भी सबसे पहले निकालोगे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर निकाल के तुम पहुंचोगे हाइब्रिडाइजेशन तक। जैसे BCl3 में स्टेरिक नंबर आएगा हाफ ऑफ, बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, प्लस 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो 3 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, तो हाफ ऑफ 3 + 3 मतलब 6/2। 6/2 मतलब 3, इसका मतलब है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, 3 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहा है बोरॉन, तो इसका मतलब लोन पेयर 0 है। तो BCl3 जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप दिखाएगा, और ट्राइगोनल प्लेनर होने की वजह से वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होने की वजह से वो नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। ऐसे ही CCl4 में तुम्हारा टेट्राहेड्रल आएगा, नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। BeH2 में वो लीनियर आएगा, नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। और XeF4 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विद 2 लोन पेयर आएगा, नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर आएगा, नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, एडिटिव होके वो लोन पेयर के टूवर्ड्स जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द केमिकल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन दे रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रहा है, K2 निकालना है फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में मैंने इसको पलटा है, अगर मैं उसको पलटूं
तो मेरा k डैश इज इक्वल टू 1/k हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं रिएक्शन में कोई कांस्टेंट से पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा k डैश हो जाता है कितना, k टू द पावर दैट कांस्टेंट। तो यहाँ पे कायदे से दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो मेरा k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, रिवर्स हो रहा है, k1 रेज टू द पावर 2, क्योंकि वो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर, विच इज 1 अपॉन 4.9 इंटू 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 4.9, इसको रखते हैं 10, इसको रखते हैं 10, अप्रोक्सीमेटली आंसर लाना सिखा रही हूँ। तो जगह 10 की पावर 10, नहीं चलो ऐसे नहीं लेते हैं, डिवाइडेड बाय 49 इंटू 49, चलो ले लेते हैं, ठीक है। 49 को 1/50 अगर मैं अप्रोक्सीमेटली मान लूँ, ठीक है, 1/49 को, तो मैं क्या कर रही हूँ, 1/49 को 1/50 मान ले रही हूँ, और दूसरे वाले 1/49 को भी 1/50 मान ले रही हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़े मजे आते हैं, मेरा काम है क्वेश्चन सॉल्व करना। अपॉन 50 इंटू 50 हो जाएगा, 10 तो 10 की पावर 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो 10 की पावर 8 अपॉन 25, 1/25 कितना होता है मेरे बच्चों, 1/25 में अगर तुम फंस जाओ तो तुम 1/5 इंटू 1/5 तो कर पाओगे। 1/5 कितना होता है मेरे बच्चों, आता है 0.2, और दूसरा 1/5 भी 0.2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर 8। देखो तुम्हें क्वेश्चन करना सिखा रही हूँ बढ़िया तरीके से। तो ये जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 6, क्या ये हमारा आंसर है, आहा, अप्रोक्सीमेट, दिमाग लगाओ। कैसे लगाया मैंने, दोबारा बताऊँ, दोबारा बताऊँ, क्योंकि फंस ना गई हो ना, रुको रुको दोबारा बताती हूँ। देखो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हमें ये समझ आ गया था कि हमें ये करना है 1/4.9 इंटू 10 टू द पावर केड़ा की था -4 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको लिखा 1/4.9 इंटू 4.9 इंटू 10 टू द पावर -8, इसको मैंने लिखा 10 टू द पावर 8, ऊपर चला गया ना ये, अपॉन 4.9 इंटू 4.9, 4.9 और 4.9 को 5 और 5 ले लेते हैं, 4.9 इज 5, 4.9 इज 5, 1/5 कितना होता है 0.2, दूसरा वाला 1/5 कितना होगा 0.2 इंटू 10 की पावर 8, मैं क्या जी 10, मैं क्या जी 10, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 2 6, आया आंसर। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एट द सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट H2O होल 6 3 पॉजिटिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में है, कोबाल्ट +3 है, क्योंकि एक्वा जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो कोबाल्ट +3 हो गया। कोबाल्ट +3 होने का मतलब क्या है कि ये D6 हो गया, पर जब कोबाल्ट +3 में होता है तो पानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करता है, तो इसका मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। मैम कैसे, जाओ वीडियो देखो, सब पढ़ाया हुआ है मैंने, BBT CFT, इसलिए नहीं पढ़ाई कि भूल जाओ, इसलिए पढ़ाई थी कि याद रखो। तो इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन, ठीक है। इसका मैंने तुम्हें एक याद करने का तरीका बताया था आयनाइजेशन एनर्जी का, भैंस और बॉडी शेमिंग, तालाब, गई और आई, भैंस, तालाब, गई और आई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत सारे लॉजिक होते हैं यार, वो डी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे जो है पुअर शील्डिंग करते हैं नीचे जाते हुए, ठीक है,
तो बोरॉन की तो हाईएस्ट होनी चाहिए थी बाकी सबसे, पर क्यों वो शिफ्टिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स का गेम होता है, नीचे जाके एफ इलेक्ट्रॉन्स का गेम होता है। पूरी शील्डिंग वाला वो समझा के फिर भैंस खराब गई और आई कराया था। आयनाइजेशन एंड थेरेपी वाली वीडियो देखिए जाके, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है, तुम देखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लाइक करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट कर दिया तो ओ माय गॉड आई विल बी सो हैप्पी। सब्सक्राइब तो कराना ही चाहिए तुम्हें लोगों से, पर तुम कम बात मानते हो मेरी, मैंने देखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following represents the correct unit of slope of graph between molar conductivity and concentration? इसमें अगर मैं डिबाय हकलॉन सागर इक्वेशन देखूं तो मुझे पता है लैम्डा नॉट है, मुझे नहीं पता था ये, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस सम कांस्टेंट बी रूट सी। अगर मैं इसको प्लॉट करती तो ये मेरा y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स होता, वेर y वॉज माई molar conductance and root c was my x. He was not my x but it was the x of this graph, whatever. and यहाँ पे मेरा इंटरसेप्ट होता लैम्डा नॉट एम एंड मेरा स्लोप होता है यहाँ पे माइनस बी, तो मुझे माइनस बी का यूनिट चाहिए भैया, ये तो डिक्रीजिंग है, माइनस बी क्या है अब ये, ठीक है। स्लोप निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, सही बात है। लैम्डा m2 माइनस लैम्डा m1 अपॉन रूट c2 माइनस रूट c1, तो मतलब इस चीज का यूनिट वुड बी इक्वल टू यूनिट ऑफ लैम्डा m, यूनिट ऑफ लैम्डा m, और इस चीज का यूनिट वुड बी इक्वल टू यूनिट ऑफ रूट c। ये तो मैं सही सोच रही हूँ, है ना, मीटर माइनस मीटर मीटर होता है, ऐसे यूनिट्स में बात कर रहे हैं ना हम। तो मैंने तो सिंपल y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके सोचा। लैम्डा m का यूनिट होता है बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, पर यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन रेज टू दी पावर हाफ होगा क्योंकि इसका रूट लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल डिवाइडेड बाय मोल की पावर हाफ सेंटीमीटर की पावर -3/2, विच इज साइमन सेंटीमीटर 2 प्लस 3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस 3/2 मोल -1 माइनस हाफ, तो साइमन सेंटीमीटर 7/2 मोल -3/2, क्या यही है आंसर? साइमन सेंटीमीटर 7/2 मोल -3/2 होना चाहिए, गलती करी है मैंने कुछ? सही तो करा यार, यहाँ गलती है, ये -3/2 होना चाहिए। इधर भैया मिसप्रिंट है, मैंने बिल्कुल सही किया ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन होमोजीनियस मिक्सचर कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म। अच्छा, compounds are formed when atoms of different element combine together in any ratio. Compounds are formed when atoms of different element, किसने बोला कि डिफरेंट होने चाहिए? डिफरेंट की बात किसने करी? और एक तो फिक्स्ड रेशो का गेम था, कुछ भी नहीं बोलो, डेफिनेशन की बात होती है ये। Atoms of the same element have identical atomic mass and properties. In heterogeneous mixture composition is not uniform. ये सही बात है, ये सही बात है। ये क्या लिखा है, क्या होता है? क्वेश्चन नहीं ठीक से प्रिंट हो पाया, रुक जाओ पहले मुझे क्वेश्चन दोबारा सर्च करने दो। क्वेश्चन तो नहीं गलत प्रिंट हुआ हुआ, वैसे तो सेकंड ही गलत है, पर थर्ड में क्या है? लेट मी फाइंड दिस। एंड प्रॉपर्टीज है ये, तो ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ चुकी है। देख लो भैया, केमिस्ट्री का कोई लेन देन नहीं है कि क्या भैया ये मैं जेई मेन का पेपर अटेम्प्ट करूँ कि नहीं करूँ, मैं तो नीट के लिए प्रिपेयर करूँ। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जेई वालों नीट के पेपर एक बार देख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हेल्प ही होती है, ठीक है। तो चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पेपर।
एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। अगर कर लिया तो और उसे करा दो।